नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का शपथ ग्रहण 17 तारीख को होने वाला है और तारिक रहमान तो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ ग्रहण में आए। जैसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कई लोगों को बुलाया था, दक्षिण एशिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों समेत कई लोगों को बुलाया था उन्होंने, उनमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे। लेकिन खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो वहां नहीं जाएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे उनके शपथ ग्रहण में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है रविवार को। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्तों को सुधारने का जो प्रयास है तारिक रहमान का, उस पर भारत ने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। देखिए, लोकसभा के स्पीकर को भेजना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके थे बांग्लादेश के साथ। और आपने देखा होगा बांग्लादेश ने किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की है, शर्मनाक कोशिश की है। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे में एक जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है तारिक रहमान ने और प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना चाहा, लेकिन अब खबर यह है कि भारत सरकार ने भी सोचा कि भाई इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे AI समिट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हो रहा है भारत में, जो कि शुरू हो गया है सोमवार से। और इसमें इमैनुअल मैक्रो भी आ रहे हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और भी लोग आ रहे हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सम्मेलन शुरू हो गया है दिल्ली में। तो वैसे में प्रधानमंत्री मोदी का जाना संभव भी नहीं था, लेकिन भारत ने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और स्पीकर ओम बिरला को वहां भेजा है। और देखिए, बांग्लादेश में जो परिवर्तन आया है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो BNP है, जिसके सर्वे सर्वा तारिक रहमान है, उनको 2/3 बहुमत मिला है। 299 सीटों में से जिन 297 सीटों का रिजल्ट आया है, उसमें से BNP को, उनकी पार्टी को 212 सीटें मिली हैं। हाँ, खतरे की बात सिर्फ एक है कि चूंकि जमाते इस्लामी एकमात्र वहां पे पार्टी थी BNP के अलावा, बड़ी पार्टी, इसलिए वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। उसका जो अलायंस था NCP के साथ और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ, वो छात्रों की जो पार्टी थी ना, जिन लोगों ने सड़कों पे हिंसा किया था, NCP, उनके साथ इनका अलायंस भी था जमाते इस्लामी का। तो इन लोगों को मिला करके, कुल मिला करके 77 सीटें मिली हैं, जबकि BNP को 212 सीटें मिली हैं। तो तारिक रहमान को बड़ा स्पष्ट बहुमत मिला है और इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि तारिक रहमान अपनी स्वतंत्र नीति चलाएंगे वहां पे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर ये कोई गठबंधन की सरकार होती, अगर जमाते इस्लामी के समर्थन से सरकार चल रही होती या जमाते इस्लामी और भी मजबूत होती, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन उनको एक बहुत ही फ्री हैंड मिला है। और देखिए, जो तारिक रहमान है वो कोई मोहम्मद यूनुस की तरह कोई जिहादी व्यक्ति नहीं है। वो एक सेकुलर माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। हालांकि देखिए, बांग्लादेश में जाकर के अभी वो एक वक्त सेकुलरिज्म की बात नहीं कर सकते। 17 साल वो अमेरिका में रहे, क्योंकि उनको निर्वासित कर दिया गया था। ये तो जब उनकी माता जी का निधन हो गया, खालिदा जिया का, उसके बाद उन्होंने BNP की कमान संभाली है और 212 सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। और अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा स्पष्ट रूप से भी कह दिया। और ये पाकिस्तान के लिए और आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तारिक रहमान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई उनकी जो विदेश नीति है वो सिर्फ बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित से गाइड होगी, बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित से चलेगी। तारिक रहमान का कहना है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो ऐसे नहीं होगी कि भाई जिहाद के नाम पे पाकिस्तान के साथ हाथ मिला दिया जाए। यूनुस तो यही कर रहा था ना, क्योंकि उसके ऊपर जमात का बड़ा प्रभाव रहा है। मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी के इशारे पे नाच रहा था। अमेरिका का पिट्ठू तो वो था ही, और आपको पता होगा अमेरिकन ऑफिशियल्स भी जमात इस्लामी के नेता से मिलते रहे हैं, अभी मिले थे वो। लेकिन तारिक रहमान कोई जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति नहीं है, और इसलिए उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है
कि वो राष्ट्रीय हित को आगे रखेंगे, ये रेडिकल इस्लाम को, जिहाद को, इसको आगे रख करके वो अपनी विदेश नीति नहीं चलाएंगे। जब उनसे, उनका जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई भारत के संबंध में आप किस तरह की विदेश नीति अपनाएंगे, तो तारिक रहमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश फर्स्ट की हमारी पॉलिसी होगी। बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्लादेश का जो इंटरेस्ट होगा वही हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगा। बांग्लादेश का इंटरेस्ट और बांग्लादेश के लोगों का इंटरेस्ट। अब देखिए बांग्लादेश का इंटरेस्ट कहां है? भारत के साथ अच्छे संबंधों में ही बांग्लादेश की भलाई है। आप याद रखिए, जब तक शेख हसीना वहां पे थी, भारत के साथ अच्छे संबंध थे और बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुनिया की तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बांग्लादेश का नाम हुआ करता था। लेकिन जब से शेख हसीना गई हैं वहां से, भारत का साथ भी छूट गया और बांग्लादेश में देखिए क्या स्थिति है। उनको तो भूखे मरने की स्थिति आ गई है। चावल तो वो भारत से खरीद रहे हैं, तेल वो भारत से मांग रहे हैं, हर चीज उनको भारत से चाहिए। तो ये बात तारिक रहमान समझते हैं कि अगर बांग्लादेश को फिर से विकास की पटरी पे वापस लाना है तो बिना भारत के साथ अच्छे संबंध के ये संभव नहीं है। अमेरिका आपकी मदद नहीं कर पाएगा, भारत ही आपकी मदद कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा, बड़ा स्पष्ट कहा कि देखिए हम एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलेंगे, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया कि भारत, चीन, पाकिस्तान सबके साथ हम अच्छे संबंध रखेंगे। ये यूनुस वाला हाल नहीं होगा कि पाकिस्तान के कहने पे वो बिल्कुल अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि ना, ये नहीं हो सकता और कोई देश हमारा मालिक भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का मालिक बनने की कोशिश कर रहा था। आपको याद है ना, आसिम मुनीर ये कह रहा था, भारत को धमकाता था कि अगर अगली बार युद्ध की स्थिति होती है तो वो एक नया फ्रंट खोल देगा। कहां? बांग्लादेश के बॉर्डर पे। वो यूनुस जब तक था तब तक तो वो ऐसी बात कर सकते थे, लेकिन तारिक रहमान के रहते ये संभव नहीं है। तो ये कोई नया फ्रंट खोलने की बात तो आसिम मुनीर भूल ही जाएं, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि तारिक रहमान ने कह दिया कि कोई हमारा मालिक नहीं होगा और हम बिल्कुल सबको साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा देखिए, जो हुमायूं कबीर हैं, जो उनके एडवाइजर भी हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं रहमान के लिए, और नए सरकार में, जो नई सरकार बनेगी उसमें भी उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा है कि भारत जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो भारत के दौरे पे जाएंगे। मतलब तारिक रहमान भारत के दौरे पे जाएंगे। कब जाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनको फोन किया था, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने उनको न्योता दिया था भारत आने का, और उन्होंने कह दिया है, हुमायूं कबीर जो उनके एडवाइजर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और जैसा मैंने कहा आपको नई सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि तारिक रहमान भारत के दौरे पे जाएंगे। मतलब रिलेशनशिप को फिर से रिसेट किया जाएगा। तारिक रहमान ने कहा कि भाई ये जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो इंपॉर्टेंट है और हम लोग भारत के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, भारत का दौरा भी होगा। तो इससे जो संकेत मिल रहा है कि मोहम्मद यूनुस के टाइम में बांग्लादेश के भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, जो बिल्कुल नोज डाइव कर गए थे, वो रिश्ते फिर से ठीक होंगे। अब वो शेख हसीना के जैसे रिश्ते हो जाएंगे उनके वक्त में जैसा था, वो तो नहीं कहा जा सकता, उसमें तो वक्त लगेगा, क्योंकि तारिक रहमान भी आते आते बिल्कुल एकदम उसी तरह के रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे माहौल एंटी इंडिया तो भी है ही ना वहां पे, तो वक्त लगेगा इसमें। और देखिए भारत ने भी संकेत दिया है कि वो रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। जी, जैसा मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया है, कांग्रेचुलेट तो किया ही। वो मेरे ख्याल से सबसे पहले जिन लोगों ने कांग्रेचुलेशंस भेजा तारिक रहमान को, उनमें प्रधानमंत्री मोदी थे। और उन्होंने कहा कि भाई इस रीजन में, इस क्षेत्र में शांति के लिए और विकास के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको याद दिला दूं कि भारत को यह मालूम था कि चुनाव के बाद तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए डॉक्टर जयशंकर जब खालिदा जिया के फ्यूनरल में भाग लेने ढाका गए थे, तो वो 1-to-1 उनकी मीटिंग हुई थी तारिक रहमान के साथ। उस वक्त तारिक रहमान तो कोई चुनाव जीते नहीं थे ना, लेकिन जयशंकर को यह पता था, इसलिए वो जाकर के उनसे मिले और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत पत्र उनको दिया, पर्सनल लेटर दिया उनको। ध्यान रखिए, वो जाकर के मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले जो उस वक्त चीफ एडवाइजर थे, मतलब प्रधानमंत्री की भूमिका में थे, लेकिन जयशंकर उनसे नहीं मिले, जाकर के मिले तारिक रहमान से। तो इंडिया को यह मालूम था। और मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी बहुत ही
व्यवहारिक विदेश नीति चलाते हैं। देखिए किस तरह से रिश्तों को तालिबान के साथ ठीक किया उन्होंने। तालिबान को लोग समझ रहे थे कि भारत का एक शत्रु ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कैसे चीजें बदली हैं और तालिबान किस तरह से आज भारत का समर्थक बन गया है और कैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अभी किसने उम्मीद की थी ये? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल एस कार्ड अपना चला, जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव था वो, और आज की तारीख में तालिबान भारत का बहुत बड़ा समर्थक बन गया है। वैसे ही जो लोग ये सोच रहे हैं कि तारिक रहमान भारत के खिलाफ कोई एंटी इंडिया पॉलिसी चलाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चीजों को भांप लेते हैं और अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स वैसे ही खेलते हैं। तो जिस तरह से रिलेशनशिप को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे, ये आप मान के चलिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में बांग्लादेश में तारिक रहमान और भारत दोनों के लिए एक ही सबसे बड़ी चिंता है, और वो है जमाते इस्लामी। देखिए जमाते इस्लामी भले चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी बनना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो वो है ना वहां पे, प्रमुख विपक्षी पार्टी। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अवामी लीग को आपने बाहर कर दिया, अवामी लीग को आपने चुनाव लड़ने नहीं दिया, तो ये उनके लिए भी खतरा है। देखिए जमात जो है ये बिल्कुल कट्टरवादी इस्लामिस्ट लोग हैं, जिहादिस्ट हैं, ये हिंसक लोग हैं, ये प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, हिंदुओं से नफरत करने वाले लोग हैं। जो हिंसा उन लोगों ने किया है, हिंदुओं के जिस तरह से जाने ली हैं, कत्लेआम किया है, ये लोग हिंसा का नंगा नाच करते हैं। और देखिए जमात ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, इसलिए हम हार गए, इसलिए तारिक रहमान जीत गए। तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्द उनके लिए भी मुसीबत खड़ी करेंगे। और यह भी मत भूलिए कि जमात के साथ अलायंस किसने किया? एनसीपी ने। यह छात्रों की पार्टी है, उन्हीं छात्रों की जिन्होंने बांग्लादेश की सड़कों पर नंगा नाच किया था हिंसा का। तो ये जमात और एनसीपी मिल करके ये चुनाव हारे हैं। अब बहुत जल्द ये तारिक रहमान के खिलाफ हो जाएंगे, ये कहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, धांधली हुई है, और फिर से इस सरकार को गिराओ, रिजीम चेंज, सरकार पलटो, तख्ता पलटो। और इस मांग को लेकर के वे फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। तो भारत के लिए भी एक खतरा है और तारिक रहमान के लिए भी खतरा है। इसका उपाय क्या है फिर? उपाय यही है, तारिक रहमान को भी यह समझना पड़ेगा कि उनको शेख हसीना को ससम्मान इज्जत के साथ बांग्लादेश बुलाना पड़ेगा, अवामी लीग को फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत देनी पड़ेगी। देखिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में हो और लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष में हो, तभी लोकतंत्र सुरक्षित है। या जमाते इस्लामी जैसी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाएगी तो सबके लिए मुश्किल है ये। तो इस बात को तारिक रहमान को भी समझना पड़ेगा, और आप मान के चलिए कि वो इस बात को समझेंगे और बहुत जल्द शेख हसीना की वापसी होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए दबाव भी डालेंगे, और अमेरिका में भी ये बात उठ रही है कि शेख हसीना को जिस तरह से वहां से बाहर किया गया और अवामी लीग को जिस तरह से चुनाव लड़ने से रोका गया है, ये बड़ी ही गलत बात है। तो अमेरिका का भी दबाव है, भारत का भी दबाव होगा, तो तारिक रहमान को शेख हसीना को वापस बुलाना ही होगा। वो बुलाएंगे, अवामी लीग को फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी, और तब जाकर के जमात की नकेल कसेगी। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि मोहम्मद यूनुस का अब क्या होगा। देखिए मोहम्मद यूनुस के बारे में खबर यह है, खास करके सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, कि यूनुस अपनी तिकड़म भिड़ाने में जुटे हुए हैं, वो अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको कोई संवैधानिक पद मिल जाए, और खबर यह है कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। जी, वो नए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं बांग्लादेश के, ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया पे। और एक कॉलमिस्ट हैं, डेविड बर्गमैन उनका नाम है, जो बांग्लादेश पे लगातार लिखते हैं। वो ये कह रहे हैं, अपने हवाले से ये कह रहे हैं, अपनी खबर वो दे रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति के पद के लिए उनकी बातचीत तारिक रहमान के साथ चल रही है। मतलब मोहम्मद यूनुस तारिक रहमान से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमें राष्ट्रपति बना दो, हमें राष्ट्रपति बना दो। हालांकि जो तारिक रहमान की टीम है और जो मोहम्मद यूनुस के भी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन आप भी समझिए कि जब तक बातचीत फाइनल नहीं हो जाती है, कोई मानेगा नहीं इस बात को। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के पास अब कोई काम नहीं बचेगा, और उनको पता है, देखिए एक आदमी जब सत्ता में आ जाता है ना, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता कुर्सी को, तो वो किसी न किसी तरह से वहां बने रहना चाहते हैं, और अब राष्ट्रपति बनने के लिए तिकड़म भिड़ा रहे हैं। अमेरिका से भी हाथ जोड़ेंगे, ट्रंप से, कि भाई किसी तरह से आप कहें कि हमको राष्ट्रपति बनवा दीजिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो छात्र हैं वो भी नाराज हो गए हैं, और जिस हादी की हत्या हुई थी, जो भारत विरोधी था, उसकी हत्या में तो कहा जा रहा है कि यूनुस का ही हाथ था, उसने जानबूझ करके चुनाव को टालने के लिए उसकी हत्या करवाई थी। तो यूनुस काफी अलोकप्रिय हो गए हैं, उनके खिलाफ लोगों में बड़ा गुस्सा है, और तारिक रहमान ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, उनको राष्ट्रपति बनाने का तो सवाल ही नहीं है।
मोहम्मद यूनुस के सामने एक ही रास्ता है कि वो पैकअप करें, अपना पैकिंग करें और बांग्लादेश से निकल लें, वरना लोग उनके खिलाफ सड़कों पे आ सकते हैं, इतना गुस्सा है उनको लेकर के। तो ये आप मान के चलिए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब सुधरेंगे। शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी, अवामी लीग के ऊपर ये जो चुनाव लड़ने के खिलाफ जो रोक लगाई गई है वो रद्द होगा, अवामी लीग फिर से चुनाव लड़ेगी और शेख हसीना बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में आएंगी और तब जाकर के बांग्लादेश में लोकतंत्र सुरक्षित होगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तभी मजबूत होंगे। तारिक रहमान प्रधानमंत्री मोदी से रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी इच्छा दिखाई है, तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।